प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। ये हमारा सामाजिक ये आर्थिक और राजनीतिक जीवन की बुक से है और हमारे इस चैप्टर का नाम है सहकारिता। चलिए आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। यह तो आप सभी को पता है कि हमें अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। उनमें से कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें हम अकेले कर सकते हैं या शायद अकेले करना ही पसंद करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो समूह में करने पर अधिक रोचक और आसान बन जाता है। यहाँ पे आइए इसे समझने के लिए हम मधुरापुर की कहानी को पढ़ते हैं। मधुरापुर की कहानी। तो वैशाली ज़िले का एक छोटा सा गांव है मधुरापुर। इस इलाके के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। यहाँ कई तरह की फसलें उगाई जाती है, लेकिन इनमें से केले की खेती प्रमुख है। केले की खेती की उपज बढ़ाने के लिए मवेशी खाद न केवल लाभदायक बल्कि अनिवार्य भी होती है। इसलिए यहाँ प्रायः सभी लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि अधिकांश घरों में पशुपालन की वजह से यहाँ दूध का उत्पादन उसकी खपत से कहीं ज़्यादा होता है। कुछ समय पहले तक दुग्ध उत्पादन के अपने दूध को पास के बाज़ार में या शहर में बेचने ले जाते थे, जहां मुख्य तौर पर शहर के निवासी या मिठाई दुकानदार इसे खरीदते थे। लेकिन गाँव में से शहर में दूध लाकर बेचना काफ़ी कठिन था, क्योंकि इससे दूध के खराब होने की संभावना रहती थी। इसके अलावा कुछ दूध उत्पादक गाँव में ही किसी अन्य को अपना दूध काफ़ी कम मूल्य पर बेच देते थे। यह बीच का आदमी उसी दूध से शहर में अधिक दाम पर बेचता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूध उत्पादक परिवारों को अपने दूध व अपनी मेहनत का बहुत कम मूल्य मिलता था, मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति नामक एक सहकारी समिति की स्थापना की गई। यह समिति जिला स्तर पर वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड है, जिसे हम पटना डेयरी के नाम से भी जानते हैं, के साथ जुड़कर काम करती है। दूध का उचित मूल्य न मिलने और बिक्री में होने वाली असुविधा की समस्या सिर्फ किसी एक परिवार की नहीं थी, बल्कि सभी दूध उत्पादकों की थी। कोई भी अकेले इस काम का हल नहीं ढूंढ सका, इसलिए इस समस्या का हल लोगों ने सहकारी समिति बनाकर ढूंढा, जो कि सभी के हितों का समान रूप से ध्यान रखती है। सहकारी समिति बनाने से लोगों की दूधियों पर निर्भरता भी खत्म हो गई। इस समिति का सदस्य बनने से वे लोग अब अपना दूध यहाँ आसानी से बेच सकते हैं और समिति को उनका दूध अनिवार्य रूप से खरीदना है। सहकारी समिति का सदस्य होने के नाते उनका हक बनता है। वर्तमान समय में मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में लगभग 400 सदस्य हैं और सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपये का शेयर लेना होता है तथा 1 रुपया प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। 400 सदस्यों वाले इस संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी सदस्य आपस में मिलकर एक कार्यकारिणी का गठन करते हैं और यहाँ पे चित्र भी दिया गया है और इसमें 13 सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों को वोट देने का अधिकार भी होता है। कार्यकारिणी के गठन के उपरांत इस कार्यकारिणी में सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कार्यकारिणी की देखरेख में ही समिति का संचालन होता है। समिति के सदस्यों द्वारा जमा की गई शेयर व सदस्यता शुल्क राशि आरंभिक पूंजी के रूप में काम आती है। इस राशि से दूध की गुणवत्ता जांचने के यंत्र, दूध संग्रह हेतु बर्तन तथा दूध मापने के उपकरण आदि खरीदे जाते हैं। कार्यकारिणी के मुख्य काम समिति के सारे कामों की व्यवस्था करना, जैसे दुकान को समय पर खोलना, दूध की जांच करना एवं उसे पटना डेयरी पहुंचाना इत्यादि होता है। यहाँ इस समिति से जुड़ने के बाद यहाँ के दुग्ध उत्पादक परिवारों और किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में निरंतर सुधार दिखने लगा है। अब उन्हें अपने दूध का निश्चित
ग्राहक जो मिल गया है जो उनके दूध की पूरी व सही कीमत देता है। दूध को बेचने के लिए अब उन्हें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता। सहकारिता शब्दों को दो शब्द के योग से बना है, सह तथा कारिता। सह का अर्थ है मिलकर तथा कार का अर्थ है कार्य। इस प्रकार सहकारिता का मूल मंत्र है मिलजुल कर काम करना। इसमें लोग अपने आर्थिक हितों की पूर्ति एवं उन्नति के लिए अपनी इच्छा से परस्पर मिलकर काम करते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है, जिस कार्य को लोग अकेले ना कर सके उसे मिलकर करते हैं। कम मात्रा में उत्पाद को अकेले उचित मूल्य पर बेचना प्रायः संभव नहीं हो पाता है, जबकि सभी के उत्पाद को सहकारिता के द्वारा एकत्रित करके उचित मूल्य पर बेचा जा सकता है। इससे लोगों की आर्थिक कमजोरी भी दूर होती है। आइए यह समझने का प्रयास करते हैं कि सहकारी समितियों की ज़रूरत क्यों है और ये कैसे काम करती है। इस बात को कुछ अन्य उदाहरणों की मदद से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स। सरकार द्वारा पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कृषकों के कल्याण तथा उनकी कृषि संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। कोई भी किसान निर्धारित सदस्यता शुल्क और एक शेयर की राशि देकर इसका सदस्य बन सकता है। पैक्स अपने सदस्यों के लिए बैंक का कार्य करता है। इस समिति के बनने में हमारा कितना फ़ायदा हो गया है। हाँ, हमें अब आसानी से बीज और लोन मिल जाता है। पैक्स में किसान अपनी बचत का संचय करते हैं। आवश्यकता होने पर सदस्यों को कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पैक्सों के पास यह राशि सदस्यों के जमा बचत तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से आती है। पैक्स के द्वारा उचित दर पर ऋण मिलने से किसान ऋण के लिए महाजनों के चंगुल में फंसने से बच जाते हैं। इसके अतिरिक्त पैक्स के माध्यम से किसानों को उचित दर पर सही खाद और बीज उपलब्ध होते हैं। साथ ही पैक्स यह सुनिश्चित करता है कि किसानों की फसलों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। वर्तमान समय में राज्य के सभी 8,463 पंचायतों में एक पैक्स कार्यरत है, जिसकी कुल सदस्यता लगभग 96.42 लाख है। उपभोक्ता सहकारी समिति। इस प्रकार की समिति की स्थापना का उद्देश्य थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधे अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है। समिति के सदस्यों के द्वारा जमा राशि से जो पूंजी इकट्ठा होती है, उससे अधिक मात्रा में थोक व्यापारी या उत्पादकों से सीधे सामग्री खरीदी जाती है। और उपभोक्ता सहकारी समिति जैसी समितियां क्यों बनाई जाती है? इसके सदस्य बनने के लिए क्या अनिवार्य है? थोक व्यापारी या उत्पादकता से अधिक मात्रा में सामग्री खरीदने के लिए पूंजी कहाँ से आती है? चर्चा कर पता करें। थोक व्यापारी या उत्पादक से खरीदी गई वस्तु बाजार से कैसे भिन्न है? उपभोक्ता सहकारी समिति को एक बार फिर देख लेते हैं। इस प्रकार की समिति की स्थापना का उद्देश्य थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधे अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है। समिति के सदस्यों के द्वारा जमा राशि में जो पूंजी इकट्ठा होती है, उससे अधिक मात्रा में थोक व्यापारी या उत्पादकों से सीधे सामग्री खरीदी जाती है। आपके इलाके में किस प्रकार की सहकारी समितियां हैं? एक सूची बनाएं, फिर टोली बनाकर नीचे दिए गए बिंदुओं पर इनके बारे में जानकारी ढूंढिए और अपनी एक रिपोर्ट बनाकर कक्षा में पेश कीजिए। आपके इलाके की सहकारी समिति के सदस्य कौन हैं? सदस्य मिलकर क्या करते हैं? इससे क्या लाभ होता है? इस तरह सामग्री सीधे खरीदे जाने के कारण वस्तु का मूल्य खुदरा बाजार से काफ़ी कम होता है। वस्तुओं की गुणवत्ता जांचने के कारण यहाँ बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसका एक और फायदा यह भी होता है कि इससे समिति सदस्यों को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर अच्छी वस्तु उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार ये समितियाँ वित्तीय आधार पर कमज़ोर लोगों को व्यापारियों व दलालों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाती है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि सहकारी समितियों की स्थापना किस भी क्षेत्र में पारस्परिक समस्याओं का समाधान निकालने और वहाँ के लोगों की जीविका या रोजमर्रा के जीवन से संबंधित समस्याओं या मुश्किलों को कम करने के लिए किया जाता है। सहकारी समिति की विशेषताएं एवं कमजोरियां। अभी तक हमने देखा कि सहकारी समिति अपने सदस्य के हितों व उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कई प्रकार के प्रयास करती है। इन समितियों का काम निजी व्यवसाय से अलग है। इसमें व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामूहिक हित पर जोर दिया जाता है। सबके लिए सदस्यता। सहकारी समिति का गठन तथा इसकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति में स्वेच्छा से सम्मिलित हो सकता है। इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए धर्म, जाति आदि का कोई बंधन नहीं है, अर्थात इसकी सदस्यता खुली होती है। सदस्यों का उद्देश्य वही होना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए समिति बनाई गई है। इसके बावजूद कई बार कुछ समितियों में ऐसे सदस्य भी सदस्यता प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं जो इसके पात्र नहीं होते। ये लोग झूठ बोलकर या असत्य दस्तावेज के बल पर समिति के सदस्य बन जाते हैं। ऐसे छद्म समस्याओं के कारण समिति के गठन का उद्देश्य भी प्रभावित होने लगता है। ऐसे सदस्य समिति के द्वारा अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इस प्रकार जो लाभ सबको मिलना चाहिए वह कुछ लोगों को ही प्राप्त होता है। जब दूसरे सदस्य इसका विरोध करते हैं तो आपसी झगड़े होने लगते हैं। इससे समिति का विकास होने की बजाय उसमें गिरावट आने लगती है। बिहार में मत्स्यजीवी सहयोग समिति और व्यापार मंडल की असफलता के कुछ कारण ये भी हैं। समानता। सहकारी समिति के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जहां व्यापारिक संगठनों का प्रबंधन कुशल व उच्च वेतनभोगी प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, वहीं सहकारी समिति के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जहां व्यापारिक संगठनों का प्रबंधन कुशल व उच्च वेतनभोगी प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, वहीं सहकारी व्यवस्था में सदस्यों की भागीदारी पर जोर दिया जाता है। इसका प्रबंधन स्वयं सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक आधार पर किया जाता है। इसके प्रबंधन के लिए एक कार्यकारिणी बना दी जाती है। इनके सदस्यों का चुनाव आम सभा के मतों के आधार पर होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होता है। मधुरापुर की कहानी में भी आपने देखा कि मधुरापुर दुग्ध उत्पादन समिति में भी प्रबंध व्यवस्था के लिए सदस्यों के मतों के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से एक 13 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है। लाभ का विभाजन। सहकारी समिति की एक और विशेषता है कि इसके लाभ का न्यायपूर्ण वितरण सभी सदस्यों में किया जाता है। उदाहरण के लिए मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में भी शुद्ध लाभ का 25% संचित कोष में जमा किया जाता है। संचित निधि का उपयोग समिति की बेहतरी के लिए नई मशीनें या सामग्री खरीदने तथा आकस्मिक खर्चों में किया जाता है। शेष 75% सदस्य किसानों को बोनस देने एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाता है। अब यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ एक चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।